नमस्कार। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर चल रहा हूँ जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही शानदार रहेगा, अंत तक देखिए और सभी देखिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो वीडियो है ये कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए है या पढ़ाई करने वालों के लिए है। हम तो नौकर लग गए या हमें तो तैयारी करनी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बूढ़े लोग हैं, दादा जो बन चुके हैं, वो भी अगर आज का वीडियो देखेंगे तो उनको भी बहुत आनंद आएगा। जानकारी कभी भी निरर्थक नहीं जाती। अगर दादा है, बैठे हैं, पास में पोता काम कर रहा है और पोते ने पूछ लिया कि दादाजी ये बिंदु कहाँ आता है, चंद्र बिंदु कहाँ आता है, कुछ शब्दों पर बिंदु लगा होता है, कुछ पर चंद्र बिंदु लगा होता है, ये कहाँ आता है, ये सही है या ये सही है, तो ये सामान्य जानकारियाँ हैं, ये हर किसी को होनी चाहिए। तो पास में होमवर्क कर रहा बच्चा भी पूछ ले तो हमारे पास जानकारी होगी, तभी हम उनको संतुष्ट कर पाएंगे ना। एक शब्द के लिए अगर बच्चा पूछ रहा है तो उस शब्द के लिए हम ट्यूशन लगा देंगे क्या? तो जानकारी कभी भी निरर्थक नहीं जाती, कभी भी अनुपयोगी नहीं होती। ज्ञान हमेशा ही उपयोगी होता है। तो आप सारे देखिए। तो लीजिए, शुरू करता हूँ मैं दो चीज़ें बताने के लिए। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है। तो अनुस्वार बिंदु को कहते हैं जो शब्दों के ऊपर लगा करता है, और अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु को। ये तो हो गया देखने में अंतर, बिंदु अनुस्वार, चंद्र बिंदु अनुनासिक। इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा क्योंकि एक साथ वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा पड़ेगा। इतना बड़ा वीडियो शायद आप एक साथ नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर इसको 2 या 3 भागों में विभाजित करके बनाऊंगा। तो आप दोनों तीनों भाग जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आनंददायी लगेगा। और आज मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ, इन तीनों में अंतर बता रहा हूँ, नासिकीय वर्ण, अनुस्वार और अनुनासिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नासिकीय वर्ण। नासिकीय वर्ण जिनकी ध्वनि नासिका से निकलती है, और जो हमारे क ख ग ग ng च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो पंचम अक्षर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो पंचम है सभी वर्ग का, क वर्ग का पंचम, च वर्ग का पंचम, ट वर्ग का पंचम, त वर्ग का पंचम, प वर्ग का पंचम, ये जो पंचम वर्ण है इनको नासिकीय वर्ण कहते हैं। इसकी ध्वनि नासिका से आती है। ये समझ गए आप? अब इस पर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे मंद लिखा हुआ है, मंद, और कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो कौन सा सही है? कई बार हम श्रुतिलेख बोलते हैं, डिक्टेशन बोलते हैं, तो बच्चा लिख रहा होता है तो हम कहते हैं लिखो मंद मंद हवा बह रही थी, मंद, मैं आधा न और दे। तो बच्चा बोलता है कि मैंने आधा न नहीं लगाया, मैंने ऊपर बिंदु लगा दी। तो हम क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, चलो आगे लिखो। या कई बार हम कहते हैं मैं ऊपर बिंदु दे मंद, तो बच्चा कहता है मैंने तो आधा न लगा दिया। तो हम बोलते हैं सही है, लिखो आगे लिखो। तो ऊपर बिंदु लगाओ या आधा न लगाओ, ये सही है। ये कब तक सही है, कहाँ तक सही है, क्यों सही है, तो इसके लिए थोड़ा सा डीपली चलते हैं। यहाँ देखिए, ये हमेशा सही नहीं होगा, ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होगा। अब नीचे वाला पे देखिए, घंटा ऊपर बिंदी है, और कुछ बच्चे बिंदु को न में लिख देते हैं आधे, तो वो सोचते हैं कि इसको न में लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये ठीक है, ये सही है। तो ऐसा क्यों? यहाँ तो आधा न सही हो गया, यहाँ आधा अणे, यानी यहाँ तो आधा न सही हुआ है ऊपर वाले में, नीचे वाले में आधा अणे, ये सही हुआ, ऐसा क्यों? तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए आप, ये खुलकर तो बताऊंगा संधि वाले टॉपिक में, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। क्या है कि जो पंचम वर्ण हैं इनके स्थान पर बिंदु यानी अनुस्वार लगाने का नियम बनाया गया, ठीक है। तो इनके स्थान पर जब ये आधे आते हैं तो इनके स्थान पर बिंदु लगाया गया,
क्यों? क्योंकि टंकण में दिक्कत आती है लिखने में, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस में वर्णों को सरलीकरण करने के लिए अनुस्वार का प्रचलन शुरू किया गया। ये एक प्रश्न भी आता है, नेट में आया हुआ है कि सभी नासिक के वर्णों की जगह बिंदु अनुस्वार लगाने का नियम या सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ये सुझाव दिया था, ताकि ये जो विसंगतियां हैं, आधा न, आधा ये, आधा अणे, यूं आता रहे, तो इनकी जगह बिंदी ही लगा दी जाए। ये सुंदर सा सुझाव दिया गया था ताकि हिंदी लिखने में सरलीकरण हो, सुगमता रहे, इसलिए बिंदी लगाने का नियम था। उस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं सरलीकरण के लिए, क्योंकि कहीं आधा न आ गया, कहीं आधा ये आ गया, कहीं आधा अण आ गया, तो इनको एक रूपता देने के लिए नियम बनाया गया था कि उनकी जगह अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द का मतलब है उसका मूल रूप। तो शुद्ध शब्द ये कई बार देखने में आता है, फिर ये बच्चे कर देते हैं कि बिंदी है तो आधा नहीं आ जाएगा, यहाँ आया था, यहाँ आया था, इसका मतलब हर जगह नहीं आएगा। फिर ये तो इसको समझने के लिए कि कौन सा सही है, तो मैं आपको बताऊं कि जो पंचम वर्ण है, उंगे, ये, अणे, ने और मैं, इनकी जगह बिंदु लगाने का नियम था। जैसे मंद, तो ये क्या है? ये बिंदु है ना, ये मूल रूप से एक बार आधा में जो नासिका से बोलेंगे और उसके बाद में दे दवात है, ठीक है। तो ये जो पंचम वर्ण है, इसके आगे जो भी वर्ण आ रहा है उस वर्ण का वर्ग देखा गया। दे आ रहा है, दे, तो ये आ रहा है, तो इसका पंचम वर्ण ये, तो ये यहाँ आ जाएगा, इसलिए ये दोनों सही है। ये रूप आ गया, यहाँ ये नहीं आने वाला आधा अणे, आधा अणे, और ना ही ये आने वाला, ठीक है, यही आएगा। दोबारा देख लीजिए, अगर ये मैं है, इसके बाद में कोई भी वर्ग का अक्षर है, उस अक्षर का जो अंतिम वर्ण है वही आएगा, तो ये न आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे कुंजी है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार कुम प्लस में जी, तो ये पंचम वर्ण है, इसके आगे जय आ रहा है ना, तो ये इसी वर्ग में जय कहाँ है? ये रहा, तो इसका ही पंचम ये, तो ये आएगा। तो यहाँ ये सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, ये इसका मूल रूप है, ये सही है। अब आप समझे? क्या समझे? कोई भी देखो, आप जैसे घंटा को ही लो, एक बार इसको करते हैं, घ में हलंत प्लस में टा, है ना, तो इसके आगे कौन सा अक्षर है? टे, तो टे का पंचम कौन सा है? ये है, तो यहाँ ये आएगा, ये सही होगा, ये नहीं होगा। यानी उसी वर्ग का अंतिम, जैसे आगे अक्षर देख लो कौन सा आ रहा है, वो जो आगे अक्षर आ रहा है उसी वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो आएगा यहाँ। इसलिए घंटा में ये सही नहीं है, ये सही है, इसमें ये गलत है ना, यहाँ ये सही क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ दे द्वात को देख लो, तो तय थ द ध न इसी का पंचम आएगा, तो यहाँ ट ठ ड ढ ण, तो इसी का पंचम आएगा, जो वर्ण आगे है ना उसी का पंचम आता है। अब समझ गए आप इन चारों में? ये क्यों? क्योंकि ये जय है और जय का ही पंचम आएगा, तो जय का ही पंचम ये है। समझ रहे हो आप? एक बार थोड़ा दोबारा देख लीजिए। इसको बच्चे लोग यूं लिख देते हैं और यूं बोलते हैं क ख ग घ ड़, ऐसे बोलते हैं। तो क ख ग घ ड़ ये नहीं होता, इसका सही उच्चारण है क ख ग घ अंग, अंग है ये, और ये है, ये अलग ही है, ये हिंदी का है ही नहीं। और कुछ लोग इसको भी यूं लगाने की आदत बना चुके हैं, तो ये भी हिंदी का नहीं है, हिंदी का ये है और ये है, एक ये है अंग, एक ये ड है, एक ये ढ है, ये दोनों
आगत वर्ण हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ये हमारे हिंदी के अक्षर नहीं हैं। जो 33 व्यंजन बोलते ना, उनमें ये काउंट नहीं होते। समझ में आई बात है? हालांकि ये बात मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ मैं इतना ही बता रहा हूँ कि नासिकीय वर्ण आप समझ गए, ये 5 नासिकीय वर्ण हैं। तो नासिकीय वर्ण तो क्लियर हो गए। अब इनकी जगह क्या हुआ था कि सरलीकरण बनाने के लिए, कि कहीं आधा अंग आता है, कहीं आधा ये आता है, कहीं आधा अणे आता है, कहीं आधा न आता है, कहीं आधा मैं आता है, तो इनको एक रूपता लाने के लिए सुझाव दिया गया डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा, अनुस्वार का प्रयोग कर दो, ये ऊपर बिंदु लगा दो, ये नियम बनाया गया था। तो 1-2 उदाहरण से समझिए कि जो 5 पंचम वर्ण नासिकीय अंग, ये, अणे, ने और मैं, इनकी जगह पर एक रूपता के लिए अनुस्वार का सुझाव दिया गया था ना। कैसे? देखो इधर, संत आधा ने, मंद आधा ने, पंकज आधा, अंग आधा, ठीक है, इसके साथ स्वर नहीं है, तो पंकज, गंगा, विविधता, ठीक है। तो इन विविधताओं को हल करने के लिए, सरलीकरण के लिए, और पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार बिंदी का रूप लगाने का नियम बनाया गया। इस नियम में कुछ शब्दों को अलग छोड़ दिया गया। कैसे? कि अगर पंचम वर्ण उसी वर्ग का कोई अक्षर आ रहा है तभी लगाएंगे, अन्यथा अन्य वर्ग का है तब नहीं लगाना। मतलब कुछ शब्दों को छोड़ा गया इस नियम के तहत। वो कौन से है? ये इधर देखो, जैसे ये पंचम वर्ण है, इसके साथ इसी वर्ग का नहीं है ना, प फ ब भ म, इसी का नहीं है। दूसरे का है त थ द ध न, अन्य का है, इसलिए यहाँ बिंदी लगाने का नियम स्वीकार नहीं किया गया। तो इसको जन्म, इसको जम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरा देखो वांग्मय, तो इसको पंचम वर्ण ये है और दूसरा पंचम वर्ण अन्य वर्ग का है, तो फिर यहाँ बिंदी का नियम मान्य नहीं है, यानी इनको गलत माना गया, ठीक है। अब ये पंचम वर्ण है, इसके साथ अन्य वर्ग का अक्षर है, तो यहाँ फिर ये मान्य नहीं है, फिर अनुस्वार मान्य नहीं है। कुछ शब्दों को छोड़ा गया, जैसे चिन्मय, तो ये पंचम है, ये दूसरा का पंचम है, इसी वर्ग का नहीं है, तो फिर ये मान्य नहीं किया गया। उन्मुख, ये पंचम है, ये पंचम दूसरे का है, तो वर्ग बदल रहा है, दूसरे का है, तो इनको मान्य नहीं किया गया, फिर ये उन्मुख ऐसे गलत माना जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आई? उसी का है ना, जैसे देखो ये तय, तो ये इसी का है, तय थ दे धने, तब ये मान्य किया गया। तय थ दे धने इसी वर्ग का है, तब ये मान्य किया गया। क ख ग ग अंग इसी का है, तब ये मान्य किया गया। क ख ग गंग, तो ये गंगा, ये मान्य कर लिया गया। च छ ज जय, ये इसी वर्ग का है दोनों, तो ये मान्य कर लिया गया। च छ ज जय, जय आ गया, यहाँ आ गया, इसी वर्ग का है, एक ही वर्ग का, तो फिर इसको मान्य कर लिया गया। ट ठ ड ढ इसी वर्ग का है, तो ये मान्य कर लिया गया। त थ द ध न एक ही वर्ग का है, तो ये मान्य कर लिया गया। त थ द ध न एक ही वर्ग का है, तो ये मान्य कर लिया गया। प फ ब भ म, तो ये मान्य कर लिया गया। ट ठ ड ढ न, तो ये मान्य कर लिया गया। लेकिन दूसरे वर्ग का आ रहा है ना, तब कुछ शब्दों को छोड़ा गया, इस नियम से बाहर किया गया, जिसको आप अपवाद को अपवाद की बजाय यूँ मानो कि वो स्वीकार्य नहीं है। ये स्वीकार्य नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। अन्य को आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अन्य वर्ग का है, दोनों एक का नहीं है, ये दोनों एक वर्ग के नहीं है। वर्ग समझ रहे हो ना आप? क ख ग ग अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग इसी का आ रहा है ना, तब ये बिंदु यानी अनुस्वार का रूप मान्य किया गया। और दूसरे का आ रहा है, तब उस कंडीशन में कुछ शब्दों को छोड़ा गया। जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूं। अब यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा सा और कुछ शब्दों को छोड़ा गया। ये किसको छोड़ा गया? कि जो पंचम है और वही पंचम फिर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं द्वितीय रूप। द्वितीय रूप यानी वही दोबारा आ रहा है, उसमें बिंदु यानी अनुस्वार को छोड़ दिया गया। अब अन्न है, अनाज, अन्न,
तो इसको बिंदु को यूं नहीं किया गया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। अब सम्मेलन, तो ये इसी वर्ग का है, तो ये मैं ही मान्य है, ठीक है, बिंदु मान्य नहीं किया गया। सम्मति, तो ये यही मान्य किया गया, ये मान्य नहीं किया गया, ठीक है। द्वितीय रूप में, द्वितीय रूप समझते हो? दोबारा से बता रहा हूं, सीधी सी बात है कि जो पंचम वर्ण हैं अंग, य, अणे, ने, में, उनको बोलते हैं नासिकीय वर्ण। तो उनमें विविधता रहती है, विविधता के लिए मिटाने के लिए क्या किया गया, बिंदु अनुस्वार का नियम बनाया गया, लेकिन उसमें कुछ को छोड़ दिया गया। अनुस्वार किस पर लगाया गया, अनुस्वार बिंदु किस पर लगाया गया, जो उसी वर्ग का वर्ण आ रहा है तब, उसी वर्ग का आ रहा है तब, और उसी वर्ग का नहीं है दूसरे का आ रहा है तब वो बिंदु मान्य नहीं किया गया। और द्वितीय रूप आया है, यानी वही पंचम फिर से आया है, वही पंचम, जैसे ये, तब उनको इसी रूप में स्वीकार किया गया, उसके ऊपर बिंदु को स्वीकार नहीं किया गया। जैसे मृण्मय, सम्मेलन, सम्मति, अन्न, सम्मान, अब ये मान्य नहीं किया गया, ये मान्य नहीं किया गया, उसी का कारण नहीं है डबल द्वितीय रूप, तब मान्य नहीं किया गया, समझ गए। अब मैं आपको इन दोनों में अंतर बताऊंगा, अनुस्वार और अनुनासिक, इन दोनों में बिंदु और चंद्र बिंदु में अंतर बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अंतर बताना क्यों जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ये दोनों देखिए, ये बिंदु है यानी अनुस्वार है, ये चंद्र बिंदु है यानी अनुनासिक है। ऐसे बहुत शब्द हैं जिनमें अगर अंतर नहीं बताएंगे अनुस्वार और अनुनासिक में तो फिर गड़बड़ हो सकती है। कैसे कि ये है हंस, एक पक्षी का नाम है, ये पक्षी है ये हंस, और ये हंसना क्रिया, ये वर्ब है, क्रिया हंसना, हंसना अच्छी बात है। ये तो यहाँ अगर लिखने में त्रुटि हो जाएगी तो अर्थ ही बदल जाएगा। अब इसको देखिए, अंगना, 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 थोड़ा फर्क है। तो अब ये फर्क क्या आ गया बोलने में, आया किस वजह से आया, इस वजह से आया कि एक पर अनुस्वार है और एक पर अनुनासिक है। अब इनका अंतर नहीं बताएंगे तो फिर शब्द का अर्थ ही गलत हो जाएगा। ये जो अंगना है ये होता है औरत, इसका मतलब होता है औरत। जैसे वीर आदमी होता है, अगर वीर आदमी नहीं हो औरत हो तो फिर उसको क्या कहेंगे, वीर अंगना। क्या कहेंगे, वीर अंगना। तो ये क्या हो जाएगा, वीर ए और आ, ए और आ, तो ये हो जाएगा गए और नए की जगह अणे हो जाता है। ये कभी संधि के नियम में बताऊंगा। यहाँ सुन लो कि जो रे आता है ना, रे, उसकी वजह से ने अणे में बदलता है। कोई पूछे कि श्रीमान का लिंग बदलो तो श्रीमती, है ना, भगवान का लिंग बदलो तो भगवती। ऐसे ही कोई पूछे वीर का लिंग बदलो तो वीर का होगा वीरांगना। वीर मतलब वीर आदमी और वीरांगना मतलब वीर औरत, तो वीर अंगना ये औरत को कहते हैं। अगर यहाँ चंद्र बिंदु लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे कि चंद्र बिंदु तो अंगना ये है, ये अंगना मतलब आंगन। वो अमिताभ बच्चन गीत गाते हैं ना, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, आंगन, अंगना मतलब आंगन। तो ये शब्द अलग है, इसलिए इन दोनों का अंतर बता देना जरूरी है। एक और देख लीजिए, अंतर बताना जरूरी क्यों है, इन दोनों का अंतर बताना जरूरी क्यों है। दोबारा देखो यहाँ संवांग, तो ये हो गया स्व प्लस में अंग, स्व ए और ए आ होता है ना, तो अंग, स्व अंग, खुद का अंग, शरीर का कोई भाग, कोई अंग, है ना। आगे ये चंद्र बिंदु लगा दी तो ये होगा संवांग। संवांग होता है नाटक रचना, है ना, रूप बदलना, है ना, ये नाटक हो जाएगा, नाटक करना, रूप बदलना। तो दोनों में अंतर है ना, इसलिए आपको अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताना जरूरी है। ये
बताऊंगा अगले वीडियो में। देखते रहिए।